हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व कर रहे हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बाल्यावस्था में विकास की आपकी, तो ये क्या होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आपका दे रखा था केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, जो हमारा बाल्यावस्था में विकास होता है उसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं आपके, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका कट जाएगा। उसके बाद में दे रखा है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो देखिए, जो हमारा विकास होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है, ऑर्डर में चलता है, तो ये भी क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पर गलत दे रखा था, तो सेकंड वाला ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर दे रखा है, निकृष्ट विकास का क्षेत्र क्या है। ठीक है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वो नहीं कर सकती है। उसके बाद में थर्ड दे रखा है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यानी कि निकृष्ट विकास का क्षेत्र, तो ये किसके द्वारा दिया गया, आपके लेव वाइगोस्की। ठीक है, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका क्या होता है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षी की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर दे रखा है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, तो जो जीन प्याजे के द्वारा फोर्थ स्टेजेस दी गई हैं, आप सभी को पता ही होगा, SPCF। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज जो कि आपका 0 से 2 साल होता है। उसके बाद में प्री ऑपरेशनल 2 से 7, उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, और उसके बाद में फॉर्मल आपका 11 एवं होता है। तो देखिए, यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो इसमें बच्चा क्या करने लगता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में जो है समर्थ हो जाता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर लेता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा था यहाँ पर, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तो देखिए, केंद्रीकरण यहाँ पर दे रखा है और अनुत्क्रमणीय, तो ये प्याजे की कौन से स्टेज में आता है, आपके प्री ऑपरेशनल। ठीक है, क्योंकि अगर विकेंद्रीकरण यहाँ पर दे देता तो वो तब जो आ जाता वो प्याजे की थर्ड स्टेज यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ठीक है, बट यहाँ पर केंद्रीकरण यानी बच्चे का ध्यान क्या है, एक ही जगह पर सेंटर्ड है, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय यानी वो अगर आप यहाँ पर बर्फ को पानी बना दो, ठीक है, और पानी को बर्फ बना दो, तो पानी बना दो, तो बच्चा पानी से फिर बर्फ नहीं बना पाएगा। ये आपका क्या होता है, अनुत्क्रमणीयता, जो कि बच्चे में कब होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये दूर हो जाती है। ठीक है, तो आपको इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। ये तीनों ही संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, तो भी बच्चा आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा। जब ये सक्षम हो जाए, ठीक है, संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता यानी श्रेणीबद्धता करने में सक्षम हो जाए, तब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में चला जाएगा। ठीक है, बट अगर सक्षम नहीं है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में दे रखा है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये तीनों ही बातें आपकी किसकी दे रखी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि प्याजे की
सेकेंड स्टेज के बारे में दे रखी है, तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जीन प्याजे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका फोर्थ, यहाँ पर दे रखा है लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आपको दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक उपदेश अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आपकी सामाजिक प्रणाली की। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपका, कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो लेवल जो है आपका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप करके ही जाइएगा क्योंकि हो सकता है इसी से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन फिर इस बार बन जाए। दे रखा है हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थितिक अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। यहाँ पर आपको बुद्धि का प्रकार दे रखा है और इसके बताना है कि कौन सा जो है सही मैच होगा इसका। ठीक है, तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी है, तो इसमें से बताना है कितने टाइप की दी है, एनसीईआरटी में तो अभी 8 ही दिया है। ठीक है, तो इसलिए, और वैसे तो इन्होंने 13 टाइप की दे रखी है, बट यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें स्थानिक, तो स्थानिक में आपकी कौन सी बुद्धि आ जाती है, मूर्ति। स्थानिक के अंदर जो है स्थानिक बुद्धि जो आपकी किसके अंदर होगी, मूर्तिकार के। तो यहाँ पर तो आपका दे रखा है मनोवैज्ञानिक, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अंतरावैक्तिक, तो अंतरावैक्तिक आपकी बुद्धि किसमें हो जाएगी, जो है आपकी हो जाएगी मनोवैज्ञानिक में, तो ये भी आपका कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विक्रेता दे रखा है। भाषायिक बुद्धि किसमें हो जाएगी आपकी, विक्रेता के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्तिकार दे रखा है, तो ये भी कट। उसके बाद में दे रखा है शारीरिक गति संवेदना, ये किसके अंदर होगी, आपकी खिलाड़ी के अंदर होगी। ठीक है, जो लोग बॉडी को मूव वगैरह करते हैं, जैसे अपनी बॉडी पे जिनका कंट्रोल होता है, वो उनके अंदर कौन सी होती है, शारीरिक गतिक संवेदना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम मैच कर लेते हैं इनको भी। देखिए स्थानिक के अंदर आपकी जो है मूर्तिकार के अंदर जो है आपकी स्थानिक बुद्धि होगी। उसके बाद में अंतराव्यक्ति किसके अंदर होगी, मनोवैज्ञानिक, जो कि क्या करेंगे, आपके मन की बात को समझ, यानी दूसरों के जो है थॉट स्वभाव को समझ सके, वो बुद्धि किसके अंदर होगी, मनोवैज्ञानिक के। इसको क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल। ठीक है, भाषाई बुद्धि आपकी किसके अंदर होगी, विक्रेता के अंदर। तो आपको इन तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, स्थानिक बुद्धि, मूर्तिकार, उसके बाद में अंतरावैक्तिक, आपका मनोवैज्ञानिक, भाषायिक, विक्रेता, और यहाँ पर तो मैंने बताया खिलाड़ी, जो कि सही दे रखा था, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, आपसे गलतियाँ ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्योंकि ओमार वाला सिस्टम है, अब तो ऑप्शन भी नहीं चेंज कर सकते, ऑनलाइन में तो चेंज कर सकते थे आप। ठीक है, दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चे संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो लेव वाइगोस्की आपकी किसकी बात करते हैं, SCL, यानी समाज की बात करेंगे, लैंग्वेज कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। तो देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर दे रखा है भाषा अधिग्रहण यंत्र, तो ये आपकी कौन दिया है, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, बच्चे के अंदर LED होता है, LAD। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपका होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। उसके अंदर दे रखा है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। तो देखिए जो आपके लेव वाइगोस्की, ये स्टेजेस नहीं दिए हैं, चरण नहीं दिए आपके, तो ये आपका कट जाएगा। स्कीमा, इसकी बात कौन करता है, जीन पियाजे। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अधिग्रहण यंत्र से भी आपका क्वेश्चन आता है, किसने दिया है, नॉम चॉम्स्की। क्या बोलते हैं ये,
LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है बच्चे के माइंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दे रखा है एक प्रतिभाशाली कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों की प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन दे रखा था वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, यानी क्या होता है? बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो फोर्थ ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखा था कम सफल असफल विद्यार्थी को पहचाना, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट, तो रुकावट नहीं है, मतलब अधिगम प्रक्रिया में रुकावट नहीं उत्पन्न करता है आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, उसके अंदर दे रखा है बच्चे के अधिगम में सहायक नहीं, तो ये भी कट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दे रखा है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है? जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास में विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति, तो यहाँ पर तो उपेक्षा की बात हो रही है, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, यानी समाज में तो पहले से ही है कि जो लेडीज़ लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो घर का काम करेंगी और जो पुरुष है वो ऑफिस के काम करेंगे। तो इसको जब प्रबल करना, बढ़ावा देना, ये कहाँ से आपका सही है? तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। उसके अंदर दे रखा है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, यानी हमें बस यही बताना है कि एक ही लिंग के व्यक्ति जो है, जैसे अगर महिला है तो वही किसी काम को कर सकती है और जो पुरुष है वो वही जो है किसी एक काम को कर सकते हैं। तो ये आपका जो है सही नहीं है, गलत है। दे रखा है फोर्थ ऑप्शन क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, जो कि क्या आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन वाला जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमें महिला और पुरुष दोनों को ही महत्व देना है, लड़का लड़की दोनों को ही यहाँ पर महत्व देना है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दे रखा है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो देखिए, व्यवस्थागत मुद्दा, एक समस्या, एक रुकावट, तीनों ही बातें क्या आपकी गलत दे रखी है। हमें जो मल्टी लैंग्वेज, क्योंकि आपकी जो NEP है वो भी क्या करता है कि जो बच्चे की मातृभाषा है, ठीक है, हमें उस पर जोर दे के जो है बच्चों को सिखानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बहुभाषिता है उसे क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दे रखा है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के लिए स्रोत के लिए उपयोग करता है। तो देखिए, केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर हमें क्या करना है? बच्चे को, चाइल्ड को सेंटर्ड में रखना है। उसका अंदर दे रखा है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो देखिए, वर्गीकृत यानी सेग्रीगेशन, अलग थलग करना, ये भी क्या है आपका किसी भी तरीके से सही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। उसके अंदर दे रखा है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड। तो देखिए, पुरस्कार और दंड हमें दोनों ही नहीं देना है, तो आपका यहाँ पर कट है। अध्यापक लचीला है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, यानी बच्चे के ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? वो अपनी पाठ्यचर्या, अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव कर रहा है। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो कि आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दे रखा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था कि लेव वाइगोस्की आपकी किसकी बात करते हैं? SCL। ठीक है, लैंग्वेज
समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और भाषा की, और इनकी थ्योरी का नाम भी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये कल्चरल टूल की बात करते हैं यहाँ पे की, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दे रखा है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। बड़े आकार से मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शनीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो देखिए यहाँ पर बच्चा क्या है, आंशिक दृष्टि वाला है, यानी उसे थोड़ा बहुत जो दिखाई देता है। तो ऐसे में बड़े आकार की जब आप चीज़ें उसको देंगे तो उसको जो है देखने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आपका सही दे रखा है। इसमें पूछा उपयुक्त नहीं है, त्रिविमी नक्शे और चार्ट, ये भी क्या आपका सही है। बोलती पुस्तकें, स्पर्श सूचना पट, तो जब बच्चा देख नहीं सकता है तो आप उसको जब बोलती पुस्तकें देंगे या फिर जो स्पर्श करने वाली चीज़ें जिन्हें वो स्पर्श करके पढ़ सके, तो ये भी तरीका सही है। बट इसमें उपयुक्त नहीं पूछा था, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट अगर हम बच्चे को देंगे तो उसे पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही क्या है यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, जो कि आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दे रखा है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। तो देखिए पृथक करना फिर से आपका आ गया, यानी सेग्रीगेशन करना, अलग थलग करना। तो ये ऑप्शन आपका पहले ही कट। ठीक है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने में उन्हें नामांकित करना, ये भी कट। ठीक है, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। उसके बाद में आपका दे रखा है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, जो कि क्या आपका करेक्ट है। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी आपका कट, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनके अभिमुखी चिंतन की आवश्यकताओं, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराना, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो देखिए रटन रोड मेमोराइजेशन को तो हमें बढ़ावा ही नहीं देना है, तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका यहाँ पर कट हो जाएगा। अगर बात करें थर्ड यहाँ पर तीनों ऑप्शन की, तो देखिए इसमें जो आपका जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश, हमें निर्देश नहीं देना है बच्चे को, तो ये भी कट। वे प्रश्न देकर जिन्हें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, तो ये भी आपका गलत दे रखा है। चुनौतीपूर्ण, क्योंकि बच्चा कैसा है आपका प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड है, तो इसलिए चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, क्योंकि जब हम उसे समान सभी बच्चों के जैसे ही होमवर्क देंगे, कार्य देंगे, तो वो क्या होगा, वो उसके अंदर निरस्ता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वो तो गिफ्टेड चाइल्ड है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 14 का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, तो जो पठन वैफल्य यानी पढ़ने में जिस बच्चों को प्रॉब्लम है, उसको कैसे पहचान सकते हैं, उन्हें उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दे रखा है आपका प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो देखिए नहीं दे रखा है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें दे रखा है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। तो नहीं बताना है, तो ये तो आपका कट जाएगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान न देना पड़े। तो देखिए ये क्या है आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें पूछ रखा था प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रभावशाली नहीं है, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। बाकी के ऑप्शन हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका दे रखा है प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें तो हमें करनी चाहिए, बट नहीं पूछा था, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था
डैश का कोई प्रभाव नहीं होता है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है। तो देखिए इस तीनों ही ऑप्शन में आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी, नहीं है, आपसी संबंध नहीं है, भूमिका नगण्य है। तो ये तीनों ही आपके गलत दे रखे हैं। क्या है, जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, ठीक है, और जो हमारा सांवेगिक अवस्था होता है, दोनों में क्या होता है, एक महत्व, दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए, वे अपने अनुभव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तो देखिए हमें बच्चों को वर्गीकृत, अभी मैंने आपको 2 से 3 बार बताया कि सेग्रीगेशन अलग थलग नहीं करना है, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें अगर आप कुछ भी नहीं देखे, सिर्फ इतना देखिए कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो देखिए 2 में तो आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में से देखना है कि कौन सा आपका सही है। उसके अंदर दे रखा है विद्यार्थियों से संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो देखिए ये तो सही दे रखा है आपका। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधियों को अपनाना चाहिए। तो देखिए हमें विविधता को क्या करना है, महत्व देना है, ना कि उसको उसकी उपेक्षा करनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा अपने आप में क्या है, डिफरेंट है, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन भी कट जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर कट गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर राइट है आपका, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, जटिल, सक्रिय, सरल, रैखिक, सरल, व्यक्तिगत, जटिल, निष्क्रिय। तो देखिए अधिगम जो है आपकी जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए, टालना, उपेक्षित करना, अनदेखा करना, समझना। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर राइट दिख रहा होगा, टालना, उपेक्षित करना, अनदेखा करना, ये तीनों ही बातें क्या है, गलत है यहाँ पे, कि समझना, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दे रखा है आपका कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय डैश वातावरण के सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, भयावह, सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्यक। तो देखिए जो कक्षा है, ठीक है, हमें प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय, ठीक है। तो अगर हम इस यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय प्रतिस्पर्धिक, ठीक है, तुलना वातावरण यानी कि प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो ये क्या आपका गलत, हमें सिर्फ और सिर्फ कार्य पूर्ण करने पर बल नहीं देना है, हमें ये देना है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। वे कार्य जो कि बहुत सरल हो, तो ये भी कट। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रतियोगिताओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना आपकी अच्छी बात है, बट हमें सिर्फ कंपटीशन के लिए अवसर उपलब्ध कराना नहीं चाहिए, ठीक है। कंपटीशन के लिए अवसर उपलब्ध कराना आपका गलत हो जाएगा, बट अवसर अगर दे हमें सीखने के अवसर उपलब्ध करना, तब जो है आपका सही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर है, पाठ उपलब्ध कराना, यानी बच्चों को जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ को सीखने में, उसको क्या वहाँ पर थोड़ी सी हेल्प देना, मदद देना, यही क्या होता है आपका स्कैप होल्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट है, जो कि किसने दिया था, लेव वाइगोस्की ने। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दे रखा है बच्चों के चिंतन
के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए नहीं पूछ रखा है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं और अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, जो कि सही है, क्योंकि लिटिल साइंटिस्ट पियाजे ने कहा है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछ रखा था बच्चे के चिंतन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही जो है कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद जिज्ञासु होते हैं, खुद चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा था कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, तो ये आपका क्या है, सही है। मतलब ये बात गलत है बट इसमें नहीं पूछा है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 है आपका 24। बच्चों को का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि बच्चे वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे अधिगम सॉरी वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से आता है वो भी जो है अच्छा करता है। ठीक है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, जो कि क्या आपका बिल्कुल सही है। बच्चा देखिए बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है, सिस्टम बच्चे के लिए बना है। ठीक है, तो अगर हमारा बच्चा फेल हो रहा है तो हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दे रखा है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप में उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट दे रखा है। उसके बाद में सेकंड में दे रखा है बच्चों में भ्रांतियां उत्पन्न होती है, गलत। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, गलत। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति, ये भी क्या है, गलत। तो देखिए हमें पूरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में जितना कम टाइम लेंगे ना उतना ही आपके जो टाइम है वो बचेगा। तो इसमें 3 चीज़ें पहले ही आपको दे रखी थी, भ्रांति उत्पन्न करना, बस मेन पॉइंट को आप पकड़िए, ध्यान भंग, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति। जो फर्स्ट ऑप्शन आपका पहले ही बेस्ट दे रखा था, तो यही क्या आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें दे रखा है एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी। तो देखिए यहाँ पर तो आपका अध्यापक केंद्रित होगा नहीं, क्योंकि अध्यापिका क्या कर रही है, अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों में विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करिए, यानी वो क्या करिए, उसकी जो शिक्षण विधि है वो फ्लेक्सिबल है, लचीली है। तो यहाँ पर आपका अध्यापक केंद्रित तो होगा नहीं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो नहीं, वो क्या करिए, अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने पे जोर नहीं दे रही है, बल्कि वो अपनी शिक्षण पद्धति में चेंज कर रही है। तो ये भी आपका कट हो जाएगा, व्यवहारवादी भी। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सी जो है कक्षा है, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, प्रगतिशील कक्षा है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय में होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो बच्चे का विकास है एक क्रम में तो होता है, बट देखिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर एक ही साल में चलना शुरू कर दिया तो दूसरा बच्चा भी 1 साल में ही चलना शुरू करेगा। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है वो 12 महीने में चले, 13 महीने में चले। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कट। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। तो देखिए नहीं, इसमें हेरिडिटी तो आपकी होती है बट इन्वायरमेंट का भी जो है रोल होता है, इन्वायरमेंट का भी भाग होता है। तो इसलिए क्योंकि हमारा डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, तो यहाँ पर आनुवंशिक दे रखा है, तो ये भी कट। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया, तो देखिए नहीं, विकास क्या हमारा मल्टी डायमेंशनल है, कई दिशाओं में होता है। तो ये भी कट दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल सही दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख प्रमाण चिन्ह कौन सा है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों
का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो देखिए आप एक बार सिर्फ और सिर्फ इसकी एज के बारे में सोचिए कि जो मध्य, यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था दे रखा है ना, तो जो मध्य बाल्यावस्था होगा उस बच्चे की एज कितनी होगी? तो देखिए 7 से 11 वर्ष होगी। और आप सभी को पता है कि 7 से 11 या फिर 12 वर्ष होगी, ठीक है, का बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। प्याजे की अगर स्टेज देखेंगे तो उसके भी अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अमूर्त जहाँ पर भी दे रखा है आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है आपका प्रतीकात्मक खेल उभरना, तो ये भी इस स्टेज में आपका नहीं आता। ये कब आता है? 2 से 7 वर्ष की, यानी प्री ऑपरेशनल में ही आपका आता है। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। अगर प्याजे की स्टेज भी देखें तो 7 से 11 में क्या आता है आपका? बच्चा तर्क करने लगता है, तो तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर दे रखा है आपका बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश की कोई भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जब जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है। फर्स्ट में क्या रखिए आप? प्राथमिक समाजीकरण, और सेकंड आपका हो जाता है द्वितीयक समाजीकरण। फर्स्ट में आपकी हमेशा ही फैमिली आएगी, ये मैंने आपको मतलब ये 5वीं 6वीं बार बता रही हूँ, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और भी चीज़ें आती हैं, आपका आस पड़ोस भी आता है, बट कभी कभी ऑप्शन में आपको आस पड़ोस सेकेंड द्वितीयक कारक में भी डाल देगा, बट देखिए जो आपकी फैमिली है वो हमेशा ही फर्स्ट कारक में होगी। तो आप एक ही पॉइंट को ध्यान में रखिए, और उसके बाद में जो आपका सेकेंड द्वितीय कारक है आपका, उसमें हमेशा ही स्कूल होगा। बस आप इन 2 पॉइंटों को ध्यान में रखिए, आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे सोशलाइजेशन से, ठीक है। तो देखिए कोई भूमिका नहीं होती है तो गलत है, बहुत ही कम भूमिका, ये भी गलत है। प्राथमिक कारक आप में क्या आता है? आपकी फैमिली, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगी? फैमिली। तो ये ही आपका ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, द्वितीय कारक। समाजीकरण में विद्यालय क्या है? द्वितीय कारक है बच्चों के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहल वर्ग। तो देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की, तो ये किसके द्वारा बताया गया था? आपके जीन पियाजे। इन्होंने क्या बोला था कि जो बच्चों का चिंतन है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा भिन्न होता है। इस चीज को आप समझिए, गुणात्मक रूप दे रखा है मात्रा में, ठीक है। मात्रा में आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है, मात्रा में अलग नहीं होता है, गुण में अलग होता है। यानी जितना आप सोच सकते हो उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। बट क्या होगा? आप अपने ऑफिस के कामों के बारे में सोचोगे, ठीक है, अपने जो है घरों के कामों के बारे में सोचोगे, वयस्क की तरह सोचोगे। बट जो छोटा बच्चा है वो अपने अनुसार थिंकिंग करेगा, अपने खिलौनों के बारे में सोचेगा। बट ऐसा नहीं कि आपकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, जितना आप सोचोगे उतना छोटा बच्चा भी सोच सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका मात्रा में अलग नहीं होगा, गुण में अलग होगा, क्वालिटी में अलग होगा, क्वांटिटी जो है आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए आप में से बहुत सारे व्यक्ति मुझे इसके पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगी विथ आंसर की, क्योंकि इसमें तो आपको आंसर नहीं दे रखा है, तो मैं आपको आंसर की भी वहाँ पर सेंड कर दूंगी इसी पीडीएफ में ऐड करके, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। ये आपके 2021 का पेपर था जो अभी हुआ था 1-2 साल पहले, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कुछ रह गए हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगी, 2023 वाला भी सॉल्व कराऊंगी। तो आई होप कि आपको सारे सेशन पसंद आ रहे होंगे। यकीन मानिए यहीं से जो है आपका क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिकों से आपका क्वेश्चन आना है, और इन्हीं में जो है थोड़ा बहुत बदलाव करके, चेंजेस करके, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है और अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करके जाइए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर भी ध्यान दें, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक शेयर आप कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।